So hello students, today we are starting a new unit, that is the global system for mobiles. In this unit we will cover all the details related with GSM, its architecture, in what frequency GSM works, how its subsystems are defined, GSM burst architecture, mobility management and all those things. Okay, so let's start and move ahead. So GSM. GSM is the most successful digital mobile telecommunication system in the world today. It is used by over 800 million people in more than 190 countries. The group Special Mobile GSM was founded in 1982 and sooner it was named as Global System for Mobile Communication. GSM is a typical second generation system, 2G system we can say, replacing the first generation analog systems. Initially been deployed in Europe using the 890 to 915 megahertz for uplink and 935 to 960 megahertz for downlink. Uplink and downlink means when we are sending any data to satellite, it is known as the uplink, and if satellite is sending any data to us, it is known as the downlink. Okay, so different frequencies are defined and initially been deployed, the system is now called as the GSM 900 because of the frequency band. Next version comprise GSM at 1800 megahertz. इसमें आप देख सकते हैं अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज है और इसके हिसाब से इसको हम लोग डिजिटल सेल्युलर सिस्टम भी बोलते हैं, एंड इट इज नोन एज ए DCS 1800. The GSM system mainly used in the US at 1900 megahertz and is also known as the personal communication service. Okay, and moving ahead, a GSM system that has been introduced in several European countries for railroad systems in GSM rail. Special features of this system are emergency calls with acknowledgements, voice group call, okay, voice broadcast services. ये सब इनिशियल जो डेवलपमेंट हुए उसके बारे में ये सारी बातें. कॉल्स आर प्रायोरिटाइज्ड, हाई प्रायोरिटी कॉल्स एंड लो प्रायोरिटी कॉल्स, इस तरीके से डिवीजन भी होता है. कॉल्स हैव वेरी शॉर्ट सेटअप टाइम्स, इमरजेंसी कॉल लेस देन 2 सेकेंड, ग्रुप कॉल्स लेस देन 5 सेकेंड. ये समझ लीजिए आप, इसको ड्रॉबैक भी कह सकते हैं इनिशियल GSM सिस्टम्स का. GSM has mainly been designed for this and voice services, and this still constitutes the main use of GSM systems. GSM जो 2G की बात कर रहे हैं, जो 2G का मेन फोकस ये था कि हम कैसे वॉइस ट्रांसमिशन को अच्छे से अच्छा बनाएं. डेटा सर्विसेज पे उतना ध्यान नहीं था. डेटा सर्विसेज जो है 2.5G से स्टार्ट होता है, 2.5G देन 3G देन 3.5 एंड 4G. तो 2G जो जनरेशन की बात है, जो सेकंड जनरेशन की हम बात करते हैं, तो हम वॉइस को स्मूथ बनाना चाहते हैं, वॉइस ट्रांसमिशन जो है वो हम अनइंटरप्टेड चाहते हैं. ये बात है. GSM सर्विसेज जो है वो 3 कैटेगरी में डिफाइन होते हैं. एक होता है बियरर सर्विस, दूसरा टेली सर्विस, तीसरा सप्लीमेंट्री सर्विस. फिगर में आप देख सकते हैं बियरर सर्विस का एक स्ट्रक्चर बना के समझाया गया. नीचे टेली सर्विसेज को दिखाया गया. क्या होता है इसको धीरे धीरे समझते हैं हम लोग. बियरर सर्विसेज परमिट ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, वहां पे ए छूट गया, वो असिंक्रोनस है, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन. Transparent bearer services only use the functions of the physical layer to transmit data. SS7 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिग्नलिंग सिस्टम के 7 लेयर्स होते हैं. पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कम्युनिकेशन सिस्टम में या किसी और दूसरे सब्जेक्ट में. अगर नहीं भी पढ़ा है तो देखते हैं आपके सिलेबस में होगा, तो SS7 हम लोग कवर करेंगे. 7 लेयर्स होते हैं उसके. तो उसमें जो फिजिकल लेयर होता है उसमें ये ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विस काम करता है ना. अभी तो मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा पाऊंगा. The only mechanism to increase transmission quality is the use of forward error correction. अगर आपको ट्रांसमिशन क्वालिटी को इंक्रीज करना है तो आप फॉरवर्ड एरर करेक्शन चाहिए, मतलब पहले से ही आप एरर को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए. ऐसा नहीं कि एरर आ रहा है फिर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज डू नॉट ट्राई टू रिकवर लॉस डेटा. लॉस डेटा रिकवर नहीं होता है ट्रांसपेरेंट. लेकिन नॉन ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज यूज प्रोटोकॉल्स ऑफ लेयर्स 2 and 3 टू इम्प्लीमेंट एरर करेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल. अब ये लेयर 2 और लेयर 3 क्या है, वो भी सिग्नलिंग सिस्टम 7 में डिफाइन होगा, है ना, 7 लेयर्स में. तो वहां पे आप समझ पाएंगे कि लेयर 2 लेयर 3 का क्या मतलब है. These services use the transparent bearer services, adding a radio link protocol RLP. This protocol comprises mechanism of high level data link control HDLC. Using transparent and non-transparent services, GSM specifies several bearer services for internetworking with PSTN ISDN and packet switched public data networks PSDTN. और ये जो है
X.225 एग्जाम्पल लिया जा रहा है। ये यूरोप में एक स्टैंडर्ड है जो ये सारी चीजों को फॉलो करता था, वहां से ये चीज ली गई है ना। तो डेटा ट्रांसमिशन कैन बी फुल डुप्लेक्स सिंक्रोनस विद डेटा रेट्स ऑफ 1.2, 2.4, 4 and 9.6 किलोबिट्स पर सेकेंड, और फुल डुप्लेक्स asynchronous from 300 to 9600 बिट्स पर सेकेंड। आप लोगों ने अगर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा है अभी आपके सिलेबस में, तो आप ये जानते हैं कि हाउ वी डिफाइन द सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा ये सिंक्रोनस सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है, मुझे इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, टेली सर्विसेज की बात करते हैं। तो टेली सर्विसेज जो है वो सेकंड पार्ट आ जाता है, सेकंड काइंड ऑफ कैटेगरी कहना चाहिए सर्विसेज की, जीएसएम की। GSM mainly focuses on voice-oriented teleservices. These comprise encrypted voice transmission, message services, and basic data communication with terminals as known as the PSTN or ISDN. PSTN मतलब Public Switching Telecommunication Network, ISDN मतलब International Switching Distribution Network, you can say. However, as the main service is telephony, the primary goal of GSM was the provision of high-quality digital voice transmission. जैसा मैंने आपको बताया. Another service offered by GSM is the emergency number. ठीक है, इमरजेंसी नंबर का कंसेप्ट जीएसएम से आता है। दिस सर्विस इज मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोवाइडर्स एंड फ्री ऑफ चार्ज। आपके सिम से अगर कोई चीज बिना किसी कॉस्ट के कॉल की जा सकती है तो वो है इमरजेंसी नंबर, है ना। इसलिए आप देखेंगे जब भी हम टावर भी चला जाता है तो इमरजेंसी मोड में जाता है मोबाइल। ठीक है, यूजफुल सर्विस फॉर वेरी सिंपल मैसेज ट्रांसफर इज द शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS. इट इज द you can say the revolution in the field of the mobile telephony. और GSM में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, जब सेकंड जनरेशन आया तो SMS इंट्रोड्यूस हुआ है, which offers transmission of messages up to 160 characters. तो जनरल जो वन मैसेज का लेंथ होती है वो कितनी होती है, 160 कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ SMS इज पॉसिबल ड्यूरिंग डेटा और वॉइस ट्रांसमिशन। द सक्सेसर ऑफ SMS इज द इनहेंस्ड मैसेज सर्विस, जिसको MMS भी बोलते हैं। यहाँ पे EMS लिखा है, MMS भी है। ऑफर्स लार्जर मैसेज साइज, 760 कैरेक्टर तक का इसमें मैसेज हो सकता है। बहुत सारे हम लोग मैसेज कंबाइन कर सकते हैं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं, एनिमेटेड पिक्चर, स्मॉल इमेजेस, रिंगटोन। ठीक है, तो ये आप EMS ही समझिए। MMS में क्या होता है, वीडियो भी आप जो है वो सेंड कर सकते हैं, है ना। तो ये नेक्स्ट लाइन, जैसे MMS ऑफर ट्रांसमिशन ऑफ लार्जर पिक्चर, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स, ETC। तो EMS का भी आगे वाला वर्जन MMS है ना। एंड कम्स विथ मोबाइल फोन्स दैट इंटीग्रेट स्मॉल कैमरा। तो बिना कैमरा के तो वीडियो बनेंगे नहीं, है ना। तो MMS जो है वो काम करता है। अनदर नॉन वॉइस टेली सर्विस इज ग्रुप 3 फैक्स विच इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो फैक्स वाली सर्विसेज भी GSM के आने के बाद पॉसिबल हो पाई है। नेक्स्ट चलते हैं अपन सप्लीमेंट्री सर्विसेज के बारे में। अब दो कैटेगरी हमने देख ली, अब सप्लीमेंट्री सर्विसेज में क्या आता है। सिमिलर टू ISDN नेटवर्क्स, these service offer various enhancements for the standard telephony service and may vary from provider to provider. Typical services are user identification, call redirection, call forwarding of ongoing calls. तो ये सारी चीजें सप्लीमेंट्री सर्विसेज में आ जाती हैं। जो बेसिक सर्विसेज हमने देख लिया, एक वॉइस ट्रांसमिशन देख लिया, फिर डेटा ट्रांसमिशन देख लिया, है ना। उसमें भी आपने देख लिया कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो सेकंड सर्विस आ गई। थर्ड में फिर ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज में हम देख रहे हैं फॉरवर्डिंग, ब्लॉकिंग, ये सब आइडेंटिफिकेशन, ये सब सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं। Standard ISDN features such as closed user groups and multi-party communication may be available. ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं वो है GSM का आर्किटेक्चर। ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, एकदम फिक्स है। अब आप देख सकते हैं कि GSM का आर्किटेक्चर जो है 3 लेयर में डिवाइडेड है। यहाँ पे आप देखिए ये RSS लिखा हुआ है, ये नीचे NSS लिखा हुआ है, उसके नीचे ये OSS लिखा हुआ है। ठीक है, ये RSS क्या होता है, NSS क्या होता है और ये OSS क्या होता है, इन लेयर्स के बीच में ये क्या चीजें हैं, ये हम लोग धीरे धीरे स्लाइड बाय स्लाइड समझते जाएंगे। इतना आप समझ लीजिए कि ये जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हम बोल रहे हैं BSS। ठीक है, बेस स्टेशन सब सिस्टम, मोस्ट प्रोबेबली इसका वो होना चाहिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ तो आपको इसका फुल फॉर्म भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। MS जो है वो मोबाइल स्टेशन है, BTS जो है वो बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम है। रेडियो कॉल के लिए वो स्टेब्लिश हो रहा है। इन दोनों के बीच में, मोबाइल स्टेशन और BTS के बीच में एक इंटरफेस है जो डॉटेड लाइन से शो हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, UM इंटरफेस।
अलग अलग आप यहाँ पे देखिए जी, जितने भी डॉटेड लाइन है, ये ABIS है, यहाँ पे आप देखिए डॉटेड लाइन ये A है, यहाँ पे आप देखिए डॉटेड लाइन ये O है। तो लेयर बाय लेयर अलग अलग इंटरफेस प्रोवाइड किए गए हैं। ये अलग अलग इंटरफेस और इनका नाम देने का मतलब भी यही है कि किस तरीके से हम जो है कौन सी फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे और कब कहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होगी, उसके हिसाब से ये जो है सिस्टम को डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो तीन जो है वो सब सिस्टम होते हैं जीएसएम के। सबसे पहला सब सिस्टम होता है वो है रेडियो सब सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं आरएसएस शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा सब सिस्टम है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एनएसएस। और तीसरा सब सिस्टम है ऑपरेशन सब सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ओएसएस। रेडियो सब सिस्टम में क्या क्या चीजें आती? द रेडियो सब सिस्टम comprises all radio specific entities, that is the मोबाइल स्टेशन एंड द बेस स्टेशन सब सिस्टम, जिसको बीएसएस बोलते हैं। मैंने बताया आपको बेस स्टेशन सब सिस्टम। कनेक्शन बिटवीन द आरएसएस एंड एनएसएस, मतलब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच का जो कनेक्शन है वो ए इंटरफेस से, लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया आपको, ए इंटरफेस से वो सॉलिड लाइन कनेक्ट हुई है। ये देख सकते हैं फिर से आप लोग, ये ए इंटरफेस है। अब ये इनके बीच में ये जो सॉलिड लाइन कनेक्शन है उसको वहां पे उस स्लाइड में बताने की कोशिश की गई है। कनेक्शन टू ओएसएस इज द वाया ओ इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओ इंटरफेस के थ्रू कनेक्शन है, और यहाँ पे जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू किया गया? डॉटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है इसके इसके बीच में, किसके बीच में? आपके ओएसएस और एनएसएस के बीच में डॉटेड लाइन से कनेक्शन किया गया है ना। तो सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलिए बेस स्टेशन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? जीएसएम नेटवर्क कंप्राइजेस मेनी बीएसएस। एक जीएसएम नेटवर्क के अंदर बहुत सारे बेस स्टेशन हो सकते हैं। ईच इज कंट्रोल्ड बाय द बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो बीएससी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके स्लाइड में ये जो बीएससी लिखा हुआ है बेस स्टेशन कंट्रोलर है जो उसको कंट्रोल करता है। एंड देन we have the BSS performs all functions necessary to maintain radio connections to an mobile station, coding and encoding of voice and data, rate adaptation to and from the wireless network। ये सारा काम, मतलब रेडियो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सारा काम है वो BSS करता है। The BSS also contains several BTSS, BTS मतलब बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम। ठीक है, उसका फुल फॉर्म जो है तो बेस ट्रांस रिसीवर, सॉरी स्टेशन, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। So BTS comprises all radio equipment, that is antenna, signal processing, amplifiers necessary for radio transmission. BTS is connected to MS via the UM interface, और BTS जो है वो BSC से कनेक्ट होता है ABIS इंटरफेस से, आप फिगर में जाके देख सकते हैं। And the UM interface contains all the mechanism necessary for wireless data transmission, that is the TDMA, FDMA, etc. The ABIS interface consists of 16 or 64 kilobits per second of connection। ठीक है, बेस स्टेशन कंट्रोलर जो होता है उसका काम क्या है? ये बेसिकली जो है वो बीटीएस को मैनेज करता है, और इट रिजर्व्स रेडियो फ्रीक्वेंसीज, हैंडल्स द हैंडओवर फ्रॉम वन बीटीएस टू अनदर बीटीएस विद इन द बीएसएस। ये काम है कंट्रोलर का। मोबाइल स्टेशन comprises of all user equipment and software needed for the communication within the GSM network, and MS consists of user independent hardware and software and of the सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम के अंदर जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेटा है या उसकी हैंडलिंग है वो किसके थ्रू होती है? मोबाइल स्टेशन के थ्रू होती है। ठीक है, और सिम में ही आपका सारा जो यूजर स्पेसिफिक डेटा है वो क्या रहता है? स्टोर रहता है, जो रिलेवेंट है जीएसएम से रिलेटेड, है ना। While an MS can be identified via the International Mobile Equipment Identity, जिसको हम क्या बोलते हैं? IMEI नंबर। तो IMEI नंबर होता है वो किससे रिलेटेड है? मोबाइल स्टेशन से रिलेटेड है। और IMEI नंबर किससे रिलेटेड है? हार्डवेयर से रिलेटेड है। सिम जो है, सिम जरूर एक हार्डवेयर पार्ट है, बट उसका रिलेशन जो है वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर से होता है। तो जो MS है वो IMEI को टारगेट करता है। आगे हम देखेंगे कि सिम का क्या यूजर स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, जैसे चार्जिंग एंड ऑथेंटिकेशन, वो सब सिम के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, नॉट ऑन द डिवाइस इटसेल्फ, है ना। और अगर हम डिवाइस स्पेसिफिक मैकेनिज्म की बात करें, जैसे थेफ्ट प्रोटेक्शन है, यूज दी, तो थेफ्ट प्रोटेक्शन नाम की जो चीज है, जैसे आपका मोबाइल अगर चोरी हो गया या गिर गया या गुम गया कहीं पे, तो आप जो है IMEI नंबर से उसको ट्रैक करते हो। तो IMEI बेसिकली हार्डवेयर को ट्रैक करता है, डिवाइस को ट्रैक करता है, और सिम जो है वो यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है ना। अगर आपको किसी यूजर के बारे में पता करना है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता करना है कि कौन वो सिम यूज कर रहा था या ये मोबाइल किसके पास था, उसका यूजर कौन था, तो आप सिम के इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे।
और अगर आपको ये पता करना है कि वो डिवाइस, वो मोबाइल है, वो कहाँ पे है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, IMEI नंबर की तरफ जाएंगे, है ना। तो विदाउट द सिम ओनली इमरजेंसी कॉल्स आर पॉसिबल। ठीक है, दिस सिम कार्ड कंटेन्स अ पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, PIN अनब्लॉकिंग की, PUK जिसको बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन की भी होती है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी IMSI भी होता है, सब होता है उसमें। The MS stores dynamic information such as cipher key, KC, TMSI, LAI, ये सारी चीजें जो है GSM आर्किटेक्चर के मोबाइल स्टेशन पार्ट के अंदर आती। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्किंग एंड स्विचिंग सबसिस्टम। तो जो सेकंड सबसिस्टम है, अभी हम लोगों ने जितना डिस्कस किया वो RSS के अंदर, रेडियो सबसिस्टम के अंदर डिस्कस किया। अब चलते हैं कि नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम में क्या होता है। वहां पे आप देख सकते हैं द हार्ट ऑफ द GSM सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम। The NSS connects the wireless network and standard public networks. It performs handover between different BSS, accounting, roaming of users. The NSS consists of the following switches and database. क्या क्या होता है भाई उसमें, मोबाइल सर्विसेज जो है उनकी स्विचिंग सेंटर होते हैं जिसको हम MSC बोलते हैं। क्या करता है ये, इट सेट्स अप दी कनेक्शंस टू अदर MSCs एंड टू अदर BSCs वाया द इंटरफेस। एक गेटवे MSC होता है, समझ लीजिए ग्लोबल MSC जैसा। इट हैज द एडिशनल कनेक्शंस टू अदर फिक्स्ड नेटवर्क जैसे PSTN या ISDN है, मतलब पब्लिक नेटवर्क से इसका कनेक्शन हो सकता है, आपके मोबाइल का उसके लिए यूज हो सकता है। यूजिंग दी इंटर नेटवर्किंग फंक्शंस IWF and MSC कैन ऑल्सो कनेक्ट टू पब्लिक डेटा नेटवर्क्स PDN सच एज X.225। ये X.225 एक स्टैंडर्ड है जो बार बार यहाँ पे यूज हो रहा है। And MSC handles all signaling needed for connection setup, connection release and handover of connections to other MSCs. The standard signaling system number 7 SS7 जिसकी बात मैंने पहले भी की है, ये इस पर्पस के लिए यूज होती है। 7 लेयर्स हैं, आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से होना चाहिए, हम लोग इसको कवर करेंगे। फीचर्स ऑफ SS7 आर नंबर पोर्टेबिलिटी, फ्री फोन और टोल और कलेक्ट, क्रेडिट कॉल्स और कॉल फॉरवर्डिंग ETC। तो SS7 के इतने सारे फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं ना, अलग अलग लेयर्स के। और ये सारा का सारा किसमें है, सेकंड सबसिस्टम जो है वो नेटवर्क सबसिस्टम वहां पे है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है HLR और VLR। यहाँ पे हम फिगर में फिर से जाते हैं वापस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है VLR और ये है HLR। HLR का फुल फॉर्म होता है होम लोकेशन रजिस्टर और VLR का फुल फॉर्म होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए कि HLR और VLR को हम कहाँ पे यूज करेंगे। HLR और VLR तब यूज होगा जब हम रोमिंग में अपनी चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं। देखिए, होम नेटवर्क में जब हम रहेंगे तो HLR काम आएगा, जब हम दूसरे नेटवर्क में चले जाएंगे तो कौन सा काम आएगा, विजिटर वाला जो रजिस्टर है वो काम आएगा। रजिस्टर से फिर से समझ में आता है कि जो डेटा कलेक्ट करे वो रजिस्टर है। So HLR is the most important database in GSM system as it stores all user relevant information. This comprises static information such as the mobile subscriber ISDN number जिसको हम MSISDN बोलते हैं, सब्सक्राइबर सर्विसेज जैसे कॉल फॉरवर्डिंग, रोमिंग रेस्ट्रिक्शन, GPRS, ये सब के सब जो है वो IMSI इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होता है, होम लोकेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। डायनेमिक इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नीडेड, एग्जाम्पल द करंट लोकेशन कहाँ पे है, कौन से एरिया में है ऑफ द मोबाइल स्टेशन और द मोबाइल सब्सक्राइबर का रोमिंग नंबर क्या, MSRN बोलते हैं जिसको, ये सारी चीजें भी उसके अंदर स्टोर होती हैं। HLRs कैन मैनेज डेटा फ्रॉम सेवरल मिलियन कस्टमर्स, इतना डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकता है SLR जो है। VLR की बात करते हैं तो VLR is associated to each MSC in a dynamic database. If a new MS comes into a local area या local access, the VLR is responsible for it copies all relevant information from this user from the HLR. Obviously अगर मैं छत्तीसगढ़ से जा रहा हूँ महाराष्ट्र में, तो छत्तीसगढ़ में मैं HLR होम लोकेशन रजिस्टर जो है मेरा सारा डेटा कैरी करेगा। लेकिन अगर मैं सेम सिम जो छत्तीसगढ़ में यूज कर रहा था वो अगर मैं महाराष्ट्र में यूज करने की कोशिश करूं तो मैं रोमिंग में जाऊंगा, है ना। फैसिलिटीज तो मेरी सारी वही रहेंगी जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ऐसा ही होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि आप यहाँ से वहां रोम करते हैं तो आपकी फैसिलिटी डिस्कनेक्ट हो जाती है। पहले होता भी था क्योंकि उसके यूजर चार्जेस थे और ये थे, लेकिन अब जो है वो रोमिंग जो है ऑलमोस्ट एक तरीके से फ्री हो गई है। ठीक है, तो अभी हम करंट इसकी ही बात करते हैं। तो VLR क्या करता है, HLR से जो भी डेटा है उसको कॉपी कर लेता है अपने रजिस्टर में। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि जियो जो है आपको सर्विस दे रहा है छत्तीसगढ़ में, हो सकता है महाराष्ट्र के किसी रीजन में जियो के पास वो सर्विस ना हो, तो वो एयरटेल से उसने रेंट पे ले लिया वो सर्विस।
तो जियो की सर्विसेज तो मिल रही हैं, लेकिन सिस्टम किसका हम यूज कर रहे हैं, एयरटेल का यूज कर रहे हैं। तो एयरटेल जो है वो जियो जो है एयरटेल के लिए क्या हो गया, विजिटर हो गया, है ना। क्योंकि रीजन चेंज हो गया, तो वहां पे वो जो सारा डेटा है वो होम लोकेशन से उस विजिटर लोकेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट जो सबसिस्टम होता है वो होता है ऑपरेशन सबसिस्टम। इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन फॉर नेटवर्क ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब देखो भाई, रेडियो लिंक स्टेब्लिश हो गई पहले लेयर में, दूसरे लेयर में नेटवर्किंग हो गई, अब लास्ट लेयर में सारा जो मेंटेनेंस का काम है, ऑपरेशन से ही समझ में आता है कि सारा ऑपरेशनल रिलेटेड जो काम है या मेंटेनेंस काम है वो किससे में होता है, ऑपरेशन सबसिस्टम में होता है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर बोलते हैं इसको ओएमसी। द ओएमसी मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स ऑल अदर नेटवर्क एंटिटीज वाया द ओ इंटरफेस। Typical OMC management functions are traffic monitoring, status report of network entities, subscriber and security management, accounting and billing। तो जितने भी ऑपरेशन रिलेटेड काम है वो किस में होते हैं, ओएसएस में होते हैं। अब एक ऑथेंटिकेशन सेंटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिकेशन सेंटर, बिना ऑथेंटिकेशन के आपका सिम भी एक्टिवेट नहीं होता है। ओके, सो एज द रेडियो इंटरफेस एंड मोबाइल स्टेशंस आर पर्टिकुलरली vulnerable, a separate AOC has been defined to protect user identity and data transmission. It uses some algorithm for authentication and some encryption method in HLR, है ना। तो ये सब चीजें यूज होती हैं OSS के अंदर। इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर भी होता है जिसको EIR बोलते हैं। The EIR is a database for all IMEIs, that is it stores all device identification registered for these network। And mobile stations can be easily stolen with a valid SIM, anyone could use the stolen MS. The EIR has a blacklist of stolen devices। ठीक है। और EIR जो है वो व्हाइट लिस्ट भी कैरी करता है जो वैलिड IMEI है उसके, और माल फंक्शनिंग लिस्ट भी कैरी करता है जो ग्रे लिस्ट में आती है। तो तीन तरीके की लिस्ट बनती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है या लॉग लिस्ट होती है, एक व्हाइट लिस्ट होती है और एक होती है ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में वो जो माल फंक्शनिंग डिवाइसेस हैं, व्हाइट लिस्ट में वो जो सारे एक्टिव डिवाइसेस हैं, और लॉग लिस्ट में वो जो सारे स्टोलन डिवाइसेस हैं। इस तरीके से जो है ट्रैक किया जाता है इक्विपमेंट्स को। Okay, so this is all about the today's lecture, and we have covered the introduction and the GSM architecture in today's lecture. Thank you for watching.